नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर, जगुका संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जगुका जीके हब पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान जीके के लेक्चर के साथ आए हैं जिसमें हम ज्योग्राफी वाला सेक्शन आपका ले रहा हूं और ज्योग्राफी वाले सेक्शन में मैंने आपको टॉपिक जो शुरू करवाया था, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हम टॉपिक पर आते हैं। मैंने आपको जो टॉपिक स्टार्ट करवाया था, टॉपिक का नाम था अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, और अपवाह तंत्र को हम क्या कह सकते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको चीजें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक। अब दोस्तों एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, जो आपकी स्क्रीन पर नीचे नंबर चल रहा है उसमें से जो एक नंबर है आपका, भाई जैसे आपके दो नंबर चल रहे हैं तो उसमें से एक नंबर को आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि उस पर आपको विभिन्न प्रकार के क्या करने हैं, मैसेज करने हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो मैसेज है आपको वो नंबर पे करने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, क्योंकि ऐप का रजिस्ट्रेशन आपका चालू हो गया है। ऐप का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं एक नंबर लिख देता हूं आपके सामने, ये नंबर आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है। वैसे तो मेरी बात ध्यान से सुन लो पहले, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो फिर ऐप पर जिनको फ्री सुविधाएं मिलनी है वो नहीं मिल पाएगी। तो एक तो नंबर ये वाला नोट कर लो आप, 9214269992, ठीक है, ये फोन नंबर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप पहले एक बार। देखो, आपको जो विद्यार्थी, चूंकि ऐप तैयार हो गया है, जो विद्यार्थी पर एकदम से सिस्टमेटिक तरह से चीजें होती है। ऐसा नहीं होता कि आज यहाँ पे क्लासें लाइव बंद कर दी और सीधे ऐप पर आ गए, क्योंकि पहले एक सिस्टमेटिक ढंग से आपका डेटा लेना पड़ेगा। तो मैं पुराने स्टूडेंट्स और जो न्यू स्टूडेंट है उनकी अभी बात नहीं कर रहा, उनको तो ऐप पे रजिस्ट्रेशन प्रॉपर इंस्टॉल करके कराना ही पड़ेगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं जो वर्तमान विद्यार्थी हैं, जो करंट स्टूडेंट्स हैं, जो कोविड से पहले पढ़ रहे थे, कोविड आ गया और इस कारण कोरोना की वजह से उनका क्लासेस बीच में ही बाधित हो गई। तो हमने बोला था कि उन विद्यार्थियों का जब क्लास ओपन होगी तब तो हम करवाएंगे, जब क्लास ओपन होगी तब तो हम करवाएंगे आपका सिलेबस। पर उन विद्यार्थियों को हमने प्रॉमिस किया था कि उन लोगों का जो सिलेबस है वो सिलेबस हम, ये जो ऑनलाइन कोर्स है ये उनको क्या दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्स दिया जाएगा। तो उसी क्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब जो अभी विद्यार्थी हैं करंट, तो हमें कैसे पता चले कि वो करंट विद्यार्थी हैं? क्योंकि उनको अपने फोन नंबर से, इसलिए उनको एक फोन नंबर पे फोन करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया जब से मेरा ये लेक्चर आप देख रहे हो तब से शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। आपको फटाफट, क्योंकि आपके इस वीक के बाद हम किसी भी प्रकार की जो क्लासेस है वो लाइव फ्री में नहीं कर पाएंगे, सारी क्लासें ऐप पर चलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस फोन नंबर पे कॉल करना है। ये जो फोन नंबर है इस पे कॉल करना है, ठीक है। पहली बात तो इस पे कॉल करना है आपको। इसमें आपको अपना जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर कौन सा, जिस मोबाइल नंबर से आप ऐप चलाओगे, मोबाइल ऐप जो होगी वो जिस फोन नंबर से चलाओगे वो फोन नंबर आपको बताना है। अपना नाम फोन पे बताना है, अपना पिताजी का नाम बताना है, पिताजी का क्या बताना है, नाम बताना है, ठीक है। एक अपना कोर्स बताना है कि कौन से कोर्स में आपने एडमिशन लिया था और कब लिया था, कौन से कोर्स में एडमिशन लिया था। जैसे अगर कॉलेज लेक्चरर में लिया है, राजस्थान जीके में लिया है, रीट में लिया है, तो इस तरह से आपको चीजों को क्या करना है, ध्यान रखना है कि भाई एक तो खुद का मोबाइल नंबर बताना है, वही मोबाइल नंबर जिसको ऐप में यूज करोगे, इस पे कॉल करके, ठीक है। ये प्रक्रिया आज से ही शुरू हो रही है। जो करंट स्टूडेंट हैं, करंट जगुका के, वो ध्यान रखना। दूसरा ये मोबाइल नंबर है, दूसरा नाम आएगा, तीसरा इसमें पिताजी का नाम आएगा, चौथा इसमें कौन सा कोर्स होगा और कब होगा, मतलब कौन से कोर्स में आपने एडमिशन लिया था, लगभग डेट नहीं पता हो तो महीना एटलीस्ट पता होगा तो वो बता दो। तो इन सब विद्यार्थियों की लिस्ट बनाकर इनको ऐप पर हम अलाउड करवाएंगे, ऐप पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करवाएंगे, अलाउड करवाएंगे। जो विद्यार्थी ये प्रोसेस नहीं करेगा उसको ऐप पर अलाउड नहीं करवा पाएंगे। इसलिए शीघ्र ये फटाफट आप सारे के सारे लोग क्या करें, इस प्रोसेस को कंप्लीट कर दें। और भी लेक्चर में मैं इसके बारे में बता दूंगा, पर आप थोड़ा सा क्या रखें, एक बार ध्यान रखें इसको, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। तो ये थोड़ा सा ध्यान इसमें आप रखना, ठीक। अब देखिए मैं आगे चलता हूं, टॉपिक पे आता हूं, अपने उस टॉपिक पे चलते हैं। सीधे जो राजस्थान का टॉपिक चल रहा था, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नंबर वैसे आपकी, ये नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, तो इस स्क्रीन पे चल रहा है तो वहां पर ही इसको आप देख सकते
हो। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमने राजस्थान में अपवाह तंत्र में शुरू की थी झीलें। हमने क्या शुरू की थी? झीलें शुरू करी थी। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं आपको ताजा पानी वाली झीलें बता दूंगा। ताजा पानी या मीठे पानी, ताजा पानी या मीठे पानी की झीलें बता दूंगा। दोस्तों आज मेरा लेक्चर नहीं हुआ था। आप जो लोग इसमें से कंप्यूटर का लेक्चर लेते हैं, वो कंप्यूटर का लेक्चर आज नहीं हो पाया था, क्योंकि कंप्यूटर के लेक्चर के अंदर अभी थोड़ी दिक्कत है। 2 दिन की, मतलब बुधवार से मैं लेने लगूंगा, पर अभी 2 दिन यानी सोमवार और मंगलवार 2 दिन कंप्यूटर वाला लेक्चर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने आपको एक झील तो बता दी थी, कौन सी हो गई थी? पुष्कर झील। पुष्कर झील, और ये कंप्लीट करवा दी थी। बहुत ही डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया था। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका यहां पे मिस नहीं होगा। आपको पुष्कर झील करा दी थी। अब मैं आपको आगे झील करा रहा हूं, तो उसको थोड़ा सा आप क्या रखो, ध्यान रखो। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? झीलें पढ़ रहे थे, और झीलों में हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो मीठे पानी की झीलें पढ़ रहे हैं। तो सेकंड नंबर पे मैं सीधे आ रहा हूं। सेकंड नंबर की जो झील है, ये कौन सी झील है? अनासागर झील। अनासागर झील, और अनासागर झील है ये भी अजमेर में है। जो अनासागर झील है वो भी अजमेर में है। पुष्कर झील है। अब एक पहली बात ध्यान रखनी है, इसका निर्माण जो हुआ था, निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था अर्णोराज चौहान। अर्णोराज चौहान, जिसे हम आनाजी के नाम से भी जानते हैं। इसका जो उपनाम था वो क्या था? आनाजी। नाम क्या था? अर्णोराज चौहान। और जो उपनाम, एक उपनाम होता है हर किसी का, तो उपनाम हो गया इसका, इनका आनाजी हो गया। और कब निर्माण कराया था? 1138 ईस्वी में। यानी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनासागर झील कौन सी शताब्दी की निर्मित है? तो शताब्दी कौन सी हो गई? 12वीं शताब्दी। अनासागर झील कौन सी भाई? 1137 1138 है, तो शताब्दी कौन सी मानी जाएगी? 12वीं शताब्दी मानी जाएगी। अब मुझे यह बताने की आपको जरूरत नहीं है कि यह झील प्राकृतिक है कि कृत्रिम है, क्योंकि मैंने यहां क्या लिख दिया? इसका निर्माण करवाया था। जब निर्माण करवाया तो अनासागर झील कैसी झील होगी? कृत्रिम झील होगी। है मीठे पानी की, पर कैसी झील है? कृत्रिम झील है। ठीक है, अब जनरली जो मुख्य मुख्य झीलें होगी उनकी नदियां आपसे पूछी गई है। कभी कभी बहुत एग्जाम में पूछी गई है कि कौन सी झील कौन सी नदी के किनारे है। भाई झील वाला टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए ये अलग अलग 3 या 4 वॉल्यूम्स में चलेगा। कम से कम 4 वॉल्यूम तो मान के ही चलो, जिसमें मीठे पानी और खारे पानी की दोनों झीलें आपके सामने आ जाएगी। तो कृत्रिम झील है, अजमेर में है, मीठे पानी की है, 12वीं शताब्दी में निर्मित है, अर्णोराज ने बनवाई थी, चौहान शासक, और 1137 1138 में इसका निर्माण करवाया गया था। अब इसका निर्माण कौन सी नदी पर है? या फिर आपसे पूछ सकता है कि इसमें किस नदी का पानी आता है। तो मैं 2 नदियां लिखता हूं, ध्यान से देखना। एक नदी तो मैं लिखता हूं चंद्रा नदी, एक तो मैं चंद्रा नदी लिख देता हूं। ठीक है, और दूसरी नदी लिख देता हूं बांडी नदी। दूसरी नदी है बांडी नदी। इन 2 का पानी इसमें आता है। अब आप वही दिक्कत, परीक्षा में क्वेश्चन आ गया और आया हुआ भी है, तभी मैं जानबूझ के बता रहा हूं आपको कि क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि अनासागर झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है, या अनासागर झील में किस नदी का जल जाता है। तो 2 नदियां आ गई, और दिक्कत क्या हो जाती है कि कई बार ऑप्शन में बहुत कम क्वेश्चन है जिसमें चंद्रा नदी आया हुआ है। मेनली आपका आंसर कौन सा आया हुआ है? बांडी नदी आया हुआ है। ठीक है, चलो दोनों में से एक, चंद्रा आ गया तो चंद्रा कर दोगे, बांडी आ गया तो बांडी कर दोगे। जब दोनों आ गए तो क्या करोगे? तो वहां फिर जोल हो गया, वहां वापिस से क्या हो गई? समस्या क्रिएट हो गई। अब क्या करें कि चंद्रा करें तो बांडी करें? तो एक बात ध्यान से सुनना, जो अनासागर झील बनी हुई है वो मुख्य रूप से कौन सी नदी पर बनी हुई है? चंद्रा नदी पर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अनासागर झील मुख्य रूप से कौन सी नदी का जल आता है? चंद्रा नदी का। मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बताता हूं। देखो, माना ये झील है अनासागर, ये झील है अनासागर। अनासागर झील से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर एक झील है, इसका नाम है फाई सागर। ये अनासागर, ये फाई सागर, और अनासागर फाई सागर दोनों ही प्रॉपर अजमेर सिटी में। अब फाई सागर झील में मुख्य रूप से कौन सी नदी का पानी आता है? ये बांडी नदी का पानी आता है।
ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, जब ये फाई सागर झील ओवरफ्लो हो जाती है तो ओवरफ्लो होने के कारण रिस्क कर अलग अलग मार्गों से इसका जल कौन सी झील में आता है? अन्ना सागर झील में आता है। अच्छा, अन्ना सागर झील में मेनली कौन सी नदी का पानी आता है? चंद्रा नदी का आता है। पर अब दोनों चीजें तो सही है, मुख्य रूप से तो चंद्रा का आता है, पर आप इससे कतई मना नहीं कर सकते कि अन्ना सागर झील में बांडी नदी का पानी नहीं आता। बांडी का भी तो ओवरफ्लो क्या आएगा ही, इसलिए आपको दोनों नदियां याद रखनी है। दोनों में से जो ऑप्शन में आ जाए वो कर देना। अगर दोनों आ जाए तो फिर आपका सही आंसर कौन सा होगा? चंद्रा नदी होगा। क्लियर है आपको? एक एक चीज जो हमें कंफ्यूज्ड करती है वो सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए? बिल्कुल परफेक्टली ध्यान होनी चाहिए। क्लियर है यहां पर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात होती है, ये तो मैं हटा देता हूं, ये कोई खास काम का नहीं है, क्योंकि फाई सागर अभी आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा, निर्माण का उद्देश्य क्या था? निर्माण का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा जब चौहान काल चल रहा था, ये मैं राजस्थान प्रांत बना देता हूं, ये राजस्थान प्रांत हो गया वर्तमान का। तो हमेशा क्या होता था, जो राजस्थान की या भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा थी, वहां से या तो अरबी आक्रमण हो रहा है या कौन सा आक्रमण हो रहा है? तुर्की। वो अरबी और तुर्की में भिड़न चलती रहती थी। तो शुरुआती दौर में तो अरबी आक्रमण हुए, और अरबी आक्रमण के बाद कौन से आक्रमण हुए? तुर्की आक्रमण हुए। हालांकि दोनों ही मुस्लिम आक्रमणकारी थे, पर इनको दो कैटेगरी में रखा जाता है, अरबी आक्रमणकारी और तुर्की आक्रमणकारी। तो इनके क्या हुए? आक्रमण हुए। जब इनके आक्रमण हुए तो चौहान साम्राज्य की सीमाएं आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, सपाद लक्ष्य हो गया, जांगल देश हो गया, शाकंभरी हो गया, यहां पूरा चौहान राज्य था। तो कहा जाता है कि तुर्कों की सेना एक बार आई। अच्छा, अजमेर की स्थापना तो हो चुकी है। अजमेर की स्थापना तो अर्णोराज का जो पूर्वज था अजय राज चौहान, उसने 1113 ईस्वी में अजमेर बसा दिया। अब अजमेर पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। तुर्कों ने धावा बोल दिया किस पर? अजमेर पर। उस समय अजमेर पर किसका शासन था? चौहानों का। ठीक है। अच्छा, चौहानों का शासक उस समय कौन था? अर्णोराज चौहान। तो कहते हैं कि अर्णोराज की सेना ने तुर्की सेना को बुरी तरह पराजित किया और पूरे शहर में मार काट मच गई और पूरा शहर मांस और रक्त से दूषित हो गया। और इस शहर की जब तुर्क हार गए और सारे लगभग सभी तुर्क मारे गए, कुछ एक जान बचाकर भाग गए, तब यहां पर शहर दूषित हो गया था उनके रक्त से और मांस के लोथड़ों से। तो उस शहर यानी अजमेर शहर की सफाई करवाने के उद्देश्य से अर्णोराज चौहान ने कौन सी झील का निर्माण करवाया था? तब यह आंसर क्या आता है? अन्ना सागर। क्वेश्चन पूछा गया है उद्देश्य वाला भी घुमाकर, तो चीजें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, तुर्की सेना को पराजित करने के बाद, तुर्की सेना को पराजित करने के बाद मांस व रक्त से दूषित हुए शहर की सफाई करवाने हेतु, दूषित हुए शहर की सफाई करने हेतु अर्णोराज ने कौन सी झील का निर्माण करवाया था? अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। क्लियर है? ये सारे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ा रहा हूं। ऐसे वो घास नहीं कट रही यहां पर कि धैं मिसाइलें छोड़ रहे हैं, झीलें करते जाओ। वो जो महत्वपूर्ण नहीं है उनकी लिस्ट बता देंगे, पर जो महत्वपूर्ण है क्वेश्चन उसमें से आता है। और यहां कल्चर वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, ज्योग्राफी भी हो जाती है और कुछ एक चीजें हिस्टोरिकल भी आ जाती है। अब चूंकि मैं आपको अन्ना सागर झील ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूं और नदी बता रहा हूं, तो मेरे को उद्देश्य भी बताना पड़ेगा, क्योंकि सब चीजें साइमल्टेनियसली एक साथ आपके सामने आनी चाहिए, तभी बेस्ट स्टडी मानी जाती है। ठीक है, तो देखो यहां तक आपको समझ आ गया ये चीज। अब स्लाइड नंबर 2 पे जाके इसके बारे में आपको बता देता हूं। अब यहां पर क्या क्या स्थापत्य है, या इस पे इस तरह से लिख देता हूं, स्थापत्य। स्थापत्य कहां पर? अन्ना सागर झील पर। बेसिक चीजें तो आपको पता चल गई। अब स्थापत्य तो एक तो यहां पर हो गया दौलत बाग, और इसी दौलत बाग को हम क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान। दौलत बाग पहले नाम था, पहले इसको क्या कहते थे? मुगल काल में और
और मुगल काल के अभी भी कई लोग इसको दौलत बाग ही कहते हैं। फिर इसको सुभाष चंद्र बोस के नाम पर सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाने लगा। और ये तो एक तो दौलत बाग हो गया, ठीक है, बगीचा है। अच्छा, दूसरी चीज एक झरना है यहां पर जो वर्षा ऋतु में बहता है, इस झरने को कहते हैं चश्मा ए नूर। मतलब इसको जहांगीर के काल में या मुगल काल में क्या बोलते थे, चश्मा ए नूर। ये दोनों आपको अन्ना सागर झील के पास मिलेंगे और इन दोनों का निर्माण जो करवाया था वो मुगल सम्राट जहांगीर ने करवाया था, जिसको हम सलीम के नाम से भी जानते हैं। जहांगीर ने करवाया था और इसको हम किस नाम से जानते हैं, सलीम के नाम से। शेखू बोलते हैं, वो शेख आपने देखा होगा कि उन जो फकीर बैठा करते थे, ठीक है ना, तो उनकी वजह से सलीम का जन्म हुआ था। तो अकबर शेखू भी कहता था, मूल नाम कौन सा था, जहांगीर था, और हम सलीम के नाम से भी इनको क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये दो चीजें तो यहां जहांगीर ने बनवाई, क्योंकि मुगल खूब आते थे। देखो अब मैं बताऊं आपको, एक हो गया अकबर, अकबर यहां पर आता था। अकबर का पुत्र कौन हुआ, जहांगीर, जहांगीर यहां पर आता था, ठीक है। और कोई क्या, अन्ना सागर झील तो पहले की है, अर्णोराज चौहान की थे, सब आते थे। और इसके बाद मुख्य रूप से कौन आता था, शाहजहां आता था। तो अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, ये सभी अजमेर आते थे। तो इनने अलग अलग चीजें अजमेर में इनके द्वारा बनाई भी हमें आज भी मिलती है। तो आपको चीजें ध्यान एक 1 बाय 1 रखनी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर तीसरे नंबर पे यहां पर है बारादरी व खामखां के 3 दरवाजे। बारादरी व खामखां के 3 दरवाजे ये किसने बनवाए थे, शाहजहां ने बनवाए थे। क्योंकि जो भी मुगल आते थे तो यहां पर क्या करते थे, विश्राम करते थे। मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह क्यों आते थे, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसमें जियारत करने आते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह मानी जाती है, उस दरगाह में जियारत करने आते थे। तो वहां पर फिर लंबे समय तक रुकते थे, क्योंकि अकबर ने वहां पर अपना किला भी बनवाया था, जिसको मैगजीन का किला या अकबर के किले के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। क्या क्या बोलते हैं हम, अकबर का किला बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, मैगजीन का किला बोलते हैं। तो वो भी अकबर उससे क्या हो गया, आपका रिलेटेड माना जाता है। तो देखो, एक तो दौलत बाग हो गया और झरना हो गया चश्मा नूर, ये दोनों कहां है, जहांगीर या सलीम हो गया। बारादरी, जब आपने देखा होगा झील होती है तो उसके संगमरमर की इस तरह से एक बाउंड्री लगी होती है और संगमरमर के महल बने हुए होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, बारादरी कहेंगे। और 3 दरवाजे बने हुए हैं जो शाहजहां के काल में बने हुए माने जाते हैं, जिनको हम कहते हैं खामखां के 3 दरवाजे। खामखां का मतलब होता है फालतू, जिसका लॉजिक समझ में नहीं आया क्यों बना है, क्योंकि ये 3 गेट ऐसे ही खड़े हुए हैं, कोई दीवार नहीं है चारों तरफ, तो इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं, खामखां के 3 दरवाजे। तो इन दोनों का निर्माण अन्ना सागर झील के किनारे किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। और एक यहां पर हो गया बजरंगगढ़ मंदिर। बजरंगगढ़ मंदिर, ठीक है, ये हनुमान मंदिर है जो अन्ना सागर झील के साथ साथ जो अरावली पर्वतमाला की जो श्रेणियां हैं उस पर ये मंदिर यहां पर विद्यमान है। तो आपको ये चीजें क्या रखनी है, तीनों चारों ध्यान रखनी है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि अन्ना सागर झील के किनारे ही गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार हुआ था। विधि का आविष्कार माना जाता है, ठीक है। जो नूरजहां थी, भाई जहांगीर था, जहांगीर का विवाह किससे हुआ था, नूरजहां से हुआ था। तो जो नूरजहां की मां मानी जाती है उसने ही गुलाब से इत्र बनाने की, चूंकि अजमेर के क्षेत्र के पास ही, अजमेर जिले में कौन सा हो गया आपका, पुष्कर हो गया। अजमेर में कौन सा हो गया आपका, पुष्कर हो गया। और पुष्कर में सबसे ज्यादा फेमस किस लिए, गुलाब की खेती के लिए। और कौन से गुलाब की खेती होती है, देसी गुलाब की खेती होती है। कौन से गुलाब की खेती होती है, देसी गुलाब की खेती होती है। तो जब देसी गुलाब की खेती होती है तो वो आपको चीजें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। देसी गुलाब की क्या खेती होती है, और इस कारण यहां पर गुलाब से इत्र बनता है। तो अजमेर का इत्र प्रसिद्ध भी माना जाता है, ठीक है। तो गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार सबसे पहली बार जो हुआ था वो अन्ना सागर झील के किनारे हुआ था। तो ये चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैं और झील बता देता हूं, टाइम हो उससे पहले। अजमेर में ही झील है ताकि ये दोनों कंप्लीट हो जाए, फिर कल इससे आगे वाली झीलों पर चलेंगे।
कौन सी झील हो गई? फाई सागर झील। और फाई सागर झील कहां पर हो गई? अजमेर में। ठीक है, फाई सागर झील अजमेर में हो गई। ये भी एक प्रकार की कैसी झील है? कृत्रिम झील है। अभी मैं आपको जितनी भी झीलें पढ़ा रहा हूं मैं बार बार नहीं लिखूंगा, वो सारी की सारी झीलें मीठे पानी की है। जितनी भी झीलें कैसी है? मीठे पानी की। तो कृत्रिम झील मानी जाती है पहली बात तो। इंजीनियर फॉय, इंजीनियर जो ब्रिटिश इंजीनियर था, इंजीनियर फॉय द्वारा निर्मित, फॉय के निर्देशन पर इसको निर्मित करवाया गया था। और कब निर्मित करा गया था? 1891-92। ठीक है, ब्रिटिश इंजीनियर कौन सा था? ब्रिटिश इंजीनियर फॉय था। ब्रिटिश इंजीनियर फॉय द्वारा इसको निर्मित करवाया गया था। कब कराया गया था? 1891-92 में। अब यहां भी दूसरी चीज पूछता है कि इसको निर्मित करवाने का उद्देश्य क्या था, इसको क्यों निर्मित करवाया गया था? तो निर्मित करवाने का उद्देश्य था अकाल राहत कार्यों के तहत, अकाल राहत कार्यों के तहत इसको क्या करवाया गया था? निर्मित करवाया गया था। जो अकाल राहत कार्य होते हैं उसको बचने के लिए, जब पानी की कमी हो जाती, निर्मित करवाया गया था। और इसमें बांडी नदी का जल आता है, बांडी नदी का जल आता है। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको क्या रखनी है? इसमें याद रखनी है। तो आज मैंने आपको दो झीलें बताई, एक तो अना सागर झील और दूसरी फाई सागर झील। इसको अच्छे से आप एक बार ध्यान रख लेना, कोई प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। और फिर भी दिक्कत है तो कमेंट में क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। मैं कुछ लाइव क्लासेस, जो लाइव क्लासेस है मेरी, मैं वेडनेसडे से शुरू कर दूंगा। अभी तो जैसे मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही थी सोमवार और मंगलवार, तो आज सोमवार हो गया, कल मंगलवार है, बुधवार से आपकी लाइव क्लासें मैं लेना स्टार्ट कर दूंगा। और वो रजिस्ट्रेशन का मैंने जो बोला था उसका ध्यान रखिए, जो वर्तमान स्टूडेंट हैं वो तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि उनको किसी भी तरह से क्लासें में दिक्कत ना आए, ताकि उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो अवेलेबल जल्दी से करवा सकें। ठीक है, आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।